सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। और बताओ क्या हाल है आप सभी को। सबसे पहले महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई। भगवान शिव से आप क्या सीख सकते हैं? भगवान शिव से यही सीख सकते हैं कि भगवान शिव ने जब विष पिया था तभी वो महान बने थे। अगर आपको भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, आगे जाना है, तो इस समाज का विष पीना पड़ेगा। ये जो लोग कहते हैं कि तेरे से तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, इन सभी लोगों के जो वाक्य बोले जाते हैं उन लोगों के सभी शब्दों को विष बनाकर है वो खुद को पीना पड़ेगा। आप जब खुद विष पियोगे तब वो आप आगे जाने वाले हो। बहुत साथियों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई। और साथियों, आज हम राजस्थान के अभ्यारण्य के बारे में बात करने वाले हैं। बात सिर्फ आपके सामने वही रखने वाला हूं और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। 10-15 मिनट का हमारा वीडियो होने वाला है। ज्ञान बांटने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। ज्ञान बांट से थोड़ी और उम्र आजी जनाबा ज्ञान ही बांट से और कई काम कौन करा। आपने बस काम किया ज्ञान बांटा, महाभारत पढ़ा से बढ़िया सी एकदम बढ़िया सी पुरानी परंपरा ने वापस ले रहा हूं। और साथियों, अभ्यारण्य, सबसे पहले अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य, साथियों जो अभ्यारण्य होता है, क्या होता है? अभ्यारण्य होता है। अभ्यारण्य का अर्थ क्या होता है? अभय प्लस अरण्य। क्या होता है? अभय प्लस अरण्य। क्या होता है? अभय प्लस अरण्य। सबसे पहले हम अभ्यारण्य पढ़ने से पहले हमें यह बात पता होनी चाहिए कि अभ्यारण्य किसे कहा जाता है। अरे भाई, अभ्यारण्य है के चीज के नहीं है, तो बात सुन लो एक बार। अभय जो अभ्यारण्य है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को अभय प्लस अरण्य। ये इसका क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंदर वन्य जीव पशु पक्षी रहते हैं, बिना भय के पशु पक्षी रहते हैं कि ताकि कोई शिकारी है वो उनका शिकार नहीं कर सकते। इस भय से मुक्त है वो वन्य जीव प्राणी जिस क्षेत्र के अंदर रहते हैं, जिसे सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, ऐसे विशेष क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अभ्यारण्य कहा जाता है। अभ्यारण्य का अर्थ यह होता है अभय प्लस अरण्य। अभय का अर्थ होता है बिना भय के, और अरण्य का मतलब होता है वहां पर रहना। जिस क्षेत्र के अंदर पशु पक्षी रहते हैं बिना भय के, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अभयारण्य कहा जाता है। बढ़ते हैं अब आगे, हमारे टॉपिक ऊपर बढ़ते हैं। साथियों, अभ्यारण्य आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं और बहुत सारी भर्तियां राजस्थान सरकार के द्वारा आने वाली है, उन सभी भर्तियों के अंदर मील का पत्थर साबित होने वाला है आज का सेशन अभ्यारण्य। अभ्यारण्य से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और इस वीडियो के अंदर आपको याद कराने की पूरी कोशिश करने वाला हूं, अपना पूरा दम लगाने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले अभ्यारण्य के अंदर बात करें तो अभ्यारण्य सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है उसी की बात करते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? तो यह राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर के जिले में फैला हुआ है। जैसलमेर और बाड़मेर के जिलों में यह राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है। 3162 वर्ग किलोमीटर के अंदर दोनों जिलों के अंदर फैला हुआ है। अब आप पूछे कि सबसे ज्यादा किस में है राष्ट्रीय मरु उद्यान का विस्तार? तो जैसलमेर के अंदर 1900 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये राष्ट्रीय मरु उद्यान फैला हुआ है। और बाड़मेर के अंदर पीछे कितना बच गया? 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर के अंदर इसका क्षेत्र विस्तार हमको देखने को मिलता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना की बात करें, यह कब स्थापित होता है? तो इसकी स्थापना 8 मई 1981 को की जाती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्या है?
राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य और इस राष्ट्रीय मरु उद्यान को क्या कहा जाता है? इसे जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। जीवाश्म उद्यान भी इसी राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें और यहाँ पर सबसे ज्यादा है वो गोडावण देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? हमें गोडावण देखने को मिलते हैं। गोडावण राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर जिले के अंदर इसका विस्तार आता है। बाड़मेर जैसलमेर जिले के अंदर ये फैला हुआ है और सबसे ज्यादा इसका विस्तार जैसलमेर जिले में देखने को मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है। इसे जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। और गोडावण प्रजनन जो गोडावण है, गोडावण की स्थली से कहा जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान को। साथियों, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी है कि जीवाश्म उद्यान किसे कहा जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को कहा जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब बात करते हैं आगे। साथियों, अब बात करने वाले हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल नदी के अंदर जो घड़ियाल है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसी घड़ियालों को देखते हुए चंबल नदी वाले क्षेत्र को क्या बना दिया? एक अभ्यारण्य घोषित किया जाता है कि यहाँ पर घड़ियाल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इसी क्षेत्र को क्या कर दिया जाए? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर चंबल नदी बहती है और इसी चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। फिर इसी को एक अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया जाता है। यहाँ पर घड़ियाल सबसे ज्यादा रहते हैं। एक तो सबसे पहले यह क्या हो गया? राजस्थान के बाहर और भी राज्यों के अंदर इसका फैलाव हो गया। राजस्थान का ऐसा अभ्यारण्य जो अंतरराज्यीय अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। कौन सा हो गया? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। सभी की बात करेंगे, एकदम आराम से आपको याद करवाने वाला हूं। आगे बढ़ते रहिए मेरे साथ में। अब साथियों बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, यह जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, यह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यह कहाँ पर है, यह किन किन राज्यों के अंदर है। एक राजस्थान के अंदर, एक उत्तर प्रदेश के अंदर, एक मध्य प्रदेश के अंदर। क्या है इस चंबल नदी? यह चंबल नदी है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर बहती है। और इसी बहाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? इसी बहाव क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियालों की स्थली से कहा जाता है, घड़ियालों की शरण स्थली इसे कहा जाता है चंबल नदी को। फिर इसे एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाता है। अभ्यारण्य का दर्जा दिया जाता है क्योंकि इस चंबल नदी वाले बेल्ट में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। सरकार के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया जाता है, अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। और यह जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, इसके बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि यह एक तो अंतरराज्यीय अभ्यारण्य है। क्या है? अंतरराज्यीय अभ्यारण्य। यह सिर्फ राजस्थान राज्य के अंदर नहीं है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर भी है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि यह है अंतरराज्यीय अभ्यारण्य। क्या है? अंतरराज्यीय अभ्यारण्य। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य, राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य, राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जो राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जिसका संबंध क्या है? किससे है? नदी से है। राजस्थान का एकमात्र नदी अभ्यारण्य, राजस्थान का एकमात्र नदी अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र नदी अभ्यारण्य, राजस्थान का एकमात्र नदी अभ्यारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। और यह सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? तो यह सबसे ज्यादा घड़ियालों के लिए फेमस है। चंबल नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। राजस्थान
ये क्या है? ये एक अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है, राजस्थान का ऐसा अभ्यारण्य जो नदी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अब आगे साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है साथियों, वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है, आप पढ़ते ही रहिए, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ उतना है। ये क्या है? ये क्या जीके का अथक सागर है। इन सागर में से मोती है वो हमें चुन चुन कर निकालने हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि पेपर में कौन सा सेट बैठेगा, कौन सा नहीं बैठेगा। वैसे तो अभ्यारण्य पढ़े तो 5-6 दिन तो इसमें लग जाएंगे पढ़ने में, लेकिन मैं सिर्फ आपको वही जानकारी देने वाला हूं जिससे आपके माता पिता का सपना पूरा हो सके। मैं आपके माता पिता के सपने के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा भी अब परम कर्तव्य बन गया है आपके साथ में कि आपसे कदम से कदम मिलाकर चलूं। साथियों, आपका जब तक साथ नहीं छोड़ूंगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, ये वादा है। आपको याद भी करवाऊंगा यहीं पर। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। साथियों, ये मेहनत है वो सिर्फ आपके लिए ही हो रही है और किसी के लिए नहीं हो रही। अब बात करते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। अब बात करेंगे किसकी? अब बात करने वाले हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी के अंदर है। कहां पर है? बूंदी के अंदर है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है? बूंदी के अंदर है। और ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य र से रामगढ़, र से रणथंभौर याद रखना है। क्या याद रखना है? रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर। रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर। जो रणथंभौर के अंदर बाघ है उनके बच्चों का घर अगर पूछे तो जच्चा घर। रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर किसे कहा जाता है? तो ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को कहा जाता है, जो कहां पर है? बूंदी के अंदर बना हुआ है। ये पर्सन लाखों करोड़ों हजारों बार, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है मस्ताने, लाखों दीवाने सिर्फ इसी पर्सन के है कि रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को कहा जाता है, और जो बूंदी के अंदर है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो पाइथन अजगर है, ये अजगर के लिए फेमस है। अजगर के लिए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो फेमस है। विष है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? अजगर के अंदर सबसे ज्यादा विष होता है, इसीलिए पाइथन अजगर के लिए फेमस कौन सा अभ्यारण्य है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है? एक तो बूंदी के अंदर है, एक इसका संबंध रणथंभौर के बाघों का जच्चागर किसे कहा जाता है? तो इसी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को कहा जाता है। साथियों, आपको यह तो याद रखना ही रखना है, रणथंभौर के बाघों का जच्चागर किसे कहा जाता है? रा से रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रै से रणथंभौर के बाघों का जच्चागर भी इसे कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, और भी बातें करने वाले हैं। सरिस्का अलवर के अंदर जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जाता है, 1978 को जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जाता है, अब इस टाइगर प्रोजेक्ट में भारत सरकार के द्वारा भालुओं को लाने की कोशिश की जा रही है। ये याद रखना, ये थोड़ा करंट का प्रश्न है कि सरिस्का बाघ परियोजना में अब किसे शामिल किया जाएगा? भालुओं को भी शामिल किया जाएगा, भालू को शामिल किया जाएगा। अब बात करेंगे सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है? सबसे पहले सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है? अलवर के अंदर है। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है? अलवर के अंदर है। और सरिस्का अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? तो मोर और हरे कबूतर, ये याद रखना। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? बार बार परीक्षा में पूछा जाता है
और बार बार गलती की जाती है, लेकिन सरिस्का अभ्यारण्य हर बार ऑप्शन के अंदर टिका रहता है। हरेक कबूतरों के लिए पूछा जाता है कि हरेक कबूतरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। हरेक कबूतरों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य आता है वो कौन सा है, वो सरिस्का अभ्यारण्य है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर हरेक कबूतरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। और इन्हीं हरेक कबूतरों को गंगा के मैदान में क्या कहा जाता है, ये मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूं, मैं जो भी जानकारी यहाँ पर बता रहा हूं, वो परीक्षा की दृष्टि से 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना महत्वपूर्ण है। गंगा के मैदान में हरेक कबूतरों को क्या कहा जाता है? गंगा के मैदान में हरेक कबूतरों को क्या कहा जाता है? हरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियल कहा जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। मोर और हरेक कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। गंगा के मैदान में हरेक कबूतरों को क्या कहा जाता है? हरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियल कहा जाता है। अब एक और बात करेंगे, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? शेरगढ़। शेर से क्या है? हम शेर से हम बाहर है, तो 12 के अंदर है। 12 के अंदर सर्वाधिक शहरिया जनजाति निवास करती है और 12 को वरा नगरी के नाम से जाना जाता है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य सांपों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है। सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। सांपों की क्या कहा जाता है? इस अभ्यारण्य को, सांपों को शरण देने का काम है वो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य करता है। सांपों को अपनी शरण में लेता है और यही शेरगढ़ है वो अभी टिका हुआ है 12 के अंदर। सांपों की शरण स्थली कहा जाता है इस अभ्यारण्य को। सांपों की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 को कहा जाता है। और हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? हरे कबूतर सबसे ज्यादा सरिस्का अलवर के अंदर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अब आगे। अब बात करेंगे सीता माता अभ्यारण्य। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं सीता माता अभ्यारण्य से, बहुत ज्यादा। आज सीता माता अभ्यारण्य आपको उंगलियों पर याद होने वाला है। सीता माता अभ्यारण्य आज के बाद में आप पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाले हो। भूल जाओ तो भाई कमेंट करके बता देना। यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य है। सीता मैया लाज राखी। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। सबसे पहले सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? तो सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के अंदर फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिला और प्रतापगढ़ जिला, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ है और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर सीता माता अभ्यारण्य फैला हुआ है। सीता माता के जैसी कोई नहीं है। सीता माता के जैसा कोई नहीं है। सीता माता के 2 पुत्र थे। कौन थे? लव और कुश थे। सीता माता को उड़ा कर ले जाता है रावण। क्या ले जाता है? सीता माता को उड़ा कर ले जाता है रावण। सबसे पहले सीता मैया के जैसी कोई भी नहीं है भैया। हमारी मैया है, हमारी माता जी है। सीता माता के जैसे कोई नहीं है। सीता माता को भगवान श्री राम की पत्नी है। सीता मैया हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए सीता मैया के जैसी और कोई भी नहीं है। सीता माता का जब भी नाम आएगा हमारा सर है वो अपने आप आदर से झुक जाएगा उनके सामने। सीता मैया के जैसी कोई नहीं है। तो सीता माता अभ्यारण्य है वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो सीता माता अभ्यारण्य। जैसी कोई नहीं है, सीता माता के जैसी कोई नहीं है। जैसे आपको याद रखना है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। साथ से आपको याद रखना है कि सर्वाधिक सागवान के वृक्ष है वो किस अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं? सर्वाधिक सागवान के वृक्ष है वो किस अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं? तो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं। और लवकुश नामक 2 झरने कहाँ पर है? लवकुश 2 झरने हैं वो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर ही बने हुए हैं।
लवकुश झरने। लवकुश झरने है वो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर बने हुए हैं और इन्हीं लवकुश झरनों से कर्म मोचनी नदी का उद्गम होता है। कर्म मोचनी नदी का क्या होता है? कर्म मोचनी नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? लवकुश झरनों से होता है। और ये लवकुश झरने हैं वो कहाँ पर है? सीता माता अभ्यारण्य के अंदर बने हुए हैं। सीता माता जो अभ्यारण्य है इसी क्षेत्र के अंदर लवकुश झरने हैं, इनसे कर्म मोचनी नदी का उद्गम होता है। और सीता मैया को रावण क्या ले जाता है? उड़ाकर ले जाता है। तो उड़न गिलेरियों के लिए फेमस कौन सा अभ्यारण्य है? ये प्रश्न भी हजारों बार पूछा गया है। उड़न गिलेरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो सीता माता अभ्यारण्य है। इसे उड़न गिलेरियों का स्वर्ग कहा जाता है, चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। सीता माता अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है? उड़न गिलेरियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। तो उड़न गिलेरियों का क्या कहा जाता है? उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़न गिलहरियों का स्वर्ग इसे कहा जाता है। चित्तल की मातृभूमि से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्तल की मातृभूमि से कहा जाता है। चित्तल की मातृभूमि से कहा जाता है। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग इसे कहा जाता है। और इसी सीता माता अभ्यारण्य में जाखम नदी बहती है। जाखम नदी के ऊपर जाखम बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर बांध है। मैंने जब भी जाखम बांध का नाम आया तब मैंने बोला है कि अगर थोड़ा ऊपर जाओ तो जोखिम मत उठाना। जाखम नदी पर जाखम बांध बनाओ, जोखिम मत उठाना। तो जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा है, प्रतापगढ़ के अंदर बना हुआ है। वो भी इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सीता माता अभ्यारण्य याद हुआ या नहीं हुआ? एक बार और करवा दूं भैया, हमारे कुछ नहीं लगता है, हमको तो याद करवाना है आपको। सीता माता अभ्यारण्य सबसे पहले सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के अंदर है। सीता मैया क्या है? हमारे लिए पूजनीय है। सीता मैया के जैसा और कोई नहीं है। जैसे सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य। साथ से सागवान वृक्ष सबसे ज्यादा है वो किस अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य। सीता मैया के 2 पुत्र हैं, कौन कौन से? लव और कुश है। लव कुश 2 झरने यहाँ पर है जिससे कर्म मोचनी नदी का उद्गम होता है। और रावण सीता मैया को उड़ाकर ले जाता है। पैदल रावण के साथ में सीता मैया नहीं जाती है। सीता मैया को रावण है वो वाहन, और जो उड़ने वाला वाहन है उसमें लेकर जाता है। सीता मैया को रावण उड़ा कर ले जाता है। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? तो सीता माता अभ्यारण्य। उड़न गिलहरियों का इसे स्वर्ग कहा जाता है, चित्तल की मातृभूमि से कहा जाता है। और कह रहे ग्योरे और साथियों, और इसके अंदर सीता माता अभ्यारण्य के अंदर आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है, इतनी बातें याद रखनी है, परीक्षा के अंदर बैठ जाना, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। साथियों अब बात करते हैं माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य एक बात करेंगे टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। एक बात करेंगे जयसमंद अभ्यारण्य। जयसमंद अभ्यारण्य। एक बात करेंगे ज्वार सागर अभ्यारण्य। ज्वार सागर अभ्यारण्य। और एक बात करेंगे, एक और किसकी बात करेंगे? माउंट आबू अभ्यारण्य हो गया, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य हो गया, जयसमंद अभ्यारण्य हो गया, ज्वार सागर अभ्यारण्य हो गया, और एक हो गया कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। इनके बारे में साथियों एक बातें, दो बातें है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो एग्जाम के अंदर पूछ लिया वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए इनसे वो अक्सर 1-2 बातें पूछे जाती है जो महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर है? सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। माउंट आबू अभ्यारण्य एक क्या हो गया? राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा हो गया? माउंट आबू अभ्यारण्य हो गया। सर्वाधिक राजस्थान का
राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य पूछ ले तो वो कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पूछ ले अभ्यारण्य तो वो कौन सा हो गया? माउंट आबू अभ्यारण्य हो गया। और माउंट आबू अभ्यारण्य बार बार पूछा जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू अभ्यारण्य है वो जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। जंगली मुर्गों के लिए फेमस पूछ ले तो कौन सा अभ्यारण्य है? माउंट आबू अभ्यारण्य है, जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य भैया सिरोही के अंदर है। दो बातें याद रखनी है, माउंट आबू का नाम जब भी आए एक तो ऊंचाई अपने आप दिमाग के अंदर आ जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? माउंट आबू सिरोही माउंट आबू अभ्यारण्य है जो सिरोही के अंदर है और यह जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। बात तो थाने एक ही याद रखनी है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो माउंट आबू अभ्यारण्य है भैया। और टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, इस अभ्यारण्य में देश का पहला, इस अभ्यारण्य के अंदर देश का पहला ह्यूमन एंटोनोमी पार्क खोला जाता है। ह्यूमन एंटोनोमी पार्क खोला जाता है। किस अभ्यारण्य के अंदर ह्यूमन एंटोनोमी पार्क खोला जाता है? तो टोड क्या है? जो नाम अंग्रेजी का समझ में नहीं आए उसका संबंध अंग्रेज से जोड़ देना, कर्नल जेम्स टोड से जोड़ देना, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड हमें आज तक समझ में नहीं आए। तो भैया ह्यूमन एंटोनोमी पार्क क्या होता है हमें भी समझ में कौन नहीं आए हो, तो अंग्रेज का नाम है, अंग्रेज पार्क से जोड़ देना, अंग्रेजी पार्क से जोड़ देना। देश का प्रथम ह्यूमन एंटोनोमी पार्क कहां पर है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य के अंदर बना हुआ है। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य के अंदर देश का पहला ह्यूमन एंटोनोमी पार्क खोला गया था। जयसमंद अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। जैसे आपको याद रखना है, जलचरों की बस्ती इस अभ्यारण्य को कहा जाता है। जलचरों की बस्ती किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो जलचरों की बस्ती है वो जयसमंद अभ्यारण्य को कहा जाता है। जयसमंद बांध और जयसमंद झील दोनों कहां पर है? अलवर के अंदर है। जैसे आपको याद रखना है, जलचरों की बस्ती के लिए प्रसिद्ध है जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है। और ज्वार सागर अभ्यारण्य, ज्वार सागर अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा के अंदर है भैया। कोटा के अंदर ये मगरमच्छों के लिए फेमस है, मगरमच्छों के लिए फेमस है। मगरमच्छों के लिए अगर प्रसिद्ध अभ्यारण्य पूछ ले आपसे तो कौन सा है? तो कोटा जितना खोटा है, मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है कोटा। ज्वार सागर अभ्यारण्य है जो मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। वो कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। अब देखिए साथियों, ये दो चार बातें हैं लेकिन अक्सर इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तब बैठे बैठे ऊपर जागा पट्टी गिना 1 2 3 4, अरे पट्टी गिनी पार कौन पड़े? चीज पढ़ लो एकदम थर खातर बिल्कुल सोट गए। मैंने अभ्यारण्य ले रहे हूं, इन खुद एक बार पढ़ रहे बाद रे मैंने थर सामने आ चीज ले रहे हूं, इन रिस्पॉन्स दो दिखाओ, क्योंकि मेहनत है जी की थर खातर ही हो रही है और दूसरे खातर कौन हो रही है। साथियों आपको सिर्फ इतना याद रखना है, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही के अंदर है, सबको पता है, सभी ज्ञानी बेटे हैं, सबको पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। याद रखना खाली एक नाम, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। कर्नल जेम्स टोड हमें आज तक समझ में नहीं आया, तो ह्यूमन एंटोनोमी पार्क क्या होता है हमें समझ में कौन नहीं आया। देश का प्रथम ह्यूमन एंटोनोमी पार्क किस अभ्यारण्य के अंदर खोला जाता है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य के अंदर खोला जाता है। जयसमंद अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। जैसे जयसमंद अभ्यारण्य जैसे जलचरों की बस्ती से कहा जाता है। ज्वार सागर अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा के अंदर है। ज्वार सागर अभ्यारण्य कोटा के अंदर है जो मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बढ़ते हैं अब आगे बात करते हैं केला देवी अभ्यारण्य। बात करने वाले हैं केला देवी अभ्यारण्य के बारे में, बात करने वाले हैं बंद बारेठा अभ्यारण्य। अरे बंद बारेठा अभ्यारण्य, अभ्यारण्य बंद बारेठा अभ्यारण्य
ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। बीकानेर के अंदर गजनेर अभ्यारण्य जो रेत के तितर के लिए फेमस है, रेत के तितर के लिए फेमस है। वो शाम में खड़े हो मन तितर बर गो लागे ना, गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य। उसके बाद में नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। अब देखिए साथियों केला देवी, केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो केला देवी अभ्यारण्य करौली के अंदर है। केला मैया के जब भी जाएंगे मंदिर के अंदर धोक लगाकर जरूर आना है, आपको भी लगाना है, और मैं जब जाऊंगा तब धोक लगाकर आ जाऊंगा। करौली जाऊंगा तब केला मैया के धोक है वो जरूर लगाकर आऊंगा। तो सबसे ज्यादा धोक वनों का विस्तार किस अभ्यारण्य में है? सबसे ज्यादा धोक वनों का विस्तार है वो केला देवी अभ्यारण्य के अंदर देखने को मिलता है हमें। सबसे ज्यादा धोक वन, सबसे ज्यादा धोक वन है वो किस अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं? तो केला देवी अभ्यारण्य के अंदर देखने को मिलता है जो करौली के अंदर है। बंद बारेठा अभ्यारण्य, बंद बारेठा अभ्यारण्य, बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर है। और बंद बारेठा अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है परिंदों का घर। आप क्या है, परिंदों को आप बांध नहीं सकते, परिंदों को उड़ने दीजिए, आसमान की गहराइयां मापने दीजिए। बांध कर क्या करोगे? एक पिंजरे के अंदर, वो सिर्फ पिंजरे के अंदर ही रह जाएगा। इसीलिए परिंदों को उड़ने दीजिए, आसमान की गहराइयों को मापने दीजिए। इसीलिए याद रखना, परिंदों को क्या नहीं कर सकते? आप बांध नहीं सकते। तो बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। और इसी अभ्यारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। और काले हिरणों के लिए या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। सबको पता है, सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, सबको ही पता है। अरे भैया कोई रेस ना मानिया, मेरी तो आदत है मजाक करने की। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कृष्ण मृग कहा जाता है। या बोल दे काले हिरण या बोल दे कृष्ण मृग, दोनों बात एक या माथो काना के बीच ही रहे। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू के अंदर है, जो काले हिरणों और कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है। ये रेत के तितर के लिए फेमस है। वो सामने खड़े हो मन तितर वर्ग लागे, ए जानू डीजे पर आ जाए मारे सागे, क्यों माने इंग्लिश बोतल वर्गी लागे। जानू छोड़ो और बोतल न छोड़ो। आपने ध्यान रखो, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर के अंदर रेत के तितर के लिए प्रसिद्ध है। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है, जो चिंकारा के लिए फेमस है। किसके लिए? चिंकारा के लिए फेमस है। अब एक बार देख लीजिए केला देवी अभ्यारण्य। मैंने बताया केला देवी अभ्यारण्य करौली के अंदर है। करौली के अंदर जब भी जाओ तो केला मैया के धोंक लगाकर जरूर आना। तो धोंक वनों का सर्वाधिक विस्तार है वो केला देवी अभ्यारण्य के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद में मैंने बताया बंद बारेठा अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर है। परिंदों को आप बांध नहीं सकते, उन्हें उड़ने दीजिए, आसमान की गहराइयों का उन्हें पता होना चाहिए। आप परिंदों को बांध नहीं सकते। तो परिंदों का घर किसे कहा जाता है? बंद बारेठा अभ्यारण्य को कहा जाता है। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर के अंदर है, रेत के तितर के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर काले हिरणों और कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, जो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। मैं सोचो जब राजस्थान का अभ्यारण्य करवा रही हूं तो राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क, 4 बायोलॉजिकल पार्क है। 1 मिनट रुक जा, 10 सेकंड रुक जा बेरा, 10 सेकंड का मायने तन्ने राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क जिन्हें जैविक उद्यान भी कहा जाता है, याद करवा दूं पक्का ही 2 मिनट तो रुक। राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल, मुझे पता है आपके बहुत लेट हो रही है, लेकिन बायोलॉजिकल पार्क है वो, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ 10 सेकंड बोल रहा हूँ, 10 सेकंड याद कराऊंगा ट्रिक से। बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के अंदर बायोलॉजिकल की पार्क की बात करें तो कितने हैं? 4 पार्क है। क्या है हमारा जो सजना है वो क्या है? माड़ा है। क्या है? माड़ा है।
अरे आई है दिवाली सुनो जी घरे वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है। लगे सजना मेरा, अरे लगे सजना मेरा बहुत ही माड़ा है। सजना क्या है? सजना बड़ा माड़ा है। सज से आपको याद रखना है सज्जनगढ़ उदयपुर। सज्जनगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है वो कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंदर है। ना से आपको याद रखना है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क या नाहरगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहां पर है? जयपुर के अंदर है। मां से आपको याद रखना है, माड़ा से मां से आपको याद रखना है माचिया सफारी जैविक उद्यान या माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है? और जोधपुर के अंदर है। और डा से आपको याद रखना है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, अभेड़ा बायोलॉजिकल, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है? अभेड़ा कोटा कहां पर है? अभेड़ा कोटा के अंदर है। राजस्थान के अंदर 4 बायोलॉजिकल पार्क है, याद करवा दिया। सजना हमारा क्या है? माड़ा है। सज से आपको याद रखना है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंदर। दूसरा सज्जना नाहरगढ़, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंदर। माड़ा से मां से माचिया सफारी जोधपुर के अंदर। और डा से आपको याद रखना है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा के अंदर। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। महाशिवरात्रि के दिन आज का बहुत सेशन शानदार हुआ है, मुझे याद रहेगा। ए भोलेनाथ हम पर दया है वो इसी प्रकार बनाए रखना। साथियों मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, और भी इससे ज्यादा है वो इससे अच्छी दमदार शानदार जानकारी इस चैनल पर आने वाली है। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी नो वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक बार वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर जरूर बताओ थाना आज वो सेशन किसो लग्यो। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बड़ा राम राम है।